विकास को मॉडल बनाया जाए और मॉडल को मुद्दा और उस मुद्दे की सफलता और असफलता पर वोट मांगे जाएं तो ये एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करेगा, ऐसा किसी महापुरुष ने कहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो महापुरुष आपके सामने है। तो चलिए आज की वीडियो को इसी टॉपिक से जोड़कर शुरू करते हैं। लेकिन जब हम विकास को देश का मुद्दा बनाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये विकास सिर्फ आर्थिक विकास होगा या फिर मानसिक, शारीरिक या सामाजिक विकास भी होगा, एक तबके का विकास होगा या हर तबके का विकास होगा। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे लाइमलाइट में होगा देश का 3 सबसे बड़ा मॉडल, जो बड़ा नामी मॉडल है, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल और द्रविडियन मॉडल। इनको हम अलग अलग मापदंडों पर नापेंगे और देखेंगे कहाँ कौन कितना सफल रहा और कहाँ किसकी सिट्टी पिट्टी गुल रही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोदी जी के गुजरात मॉडल की। इस मॉडल का ही करिश्मा था जिसने मोदी जी को प्रधान सेवक के पद तक पहुंचा दिया। इस मॉडल की हवा इतनी है कि देश के गृह मंत्री हर जगह देश को विकास के गुजरात मॉडल के तर्ज पर आगे ले जाने की बात करते हैं। लेकिन इस मॉडल को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। एक पक्ष कहता है कि ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। अगर इस विकास का फायदा भी किसी को हुआ है तो वो समाज के कुछ ऊंचे तबके के लोगों को हुआ है। तो दूसरा पक्ष कहता है हर जगह विकास है, बताओ कहाँ विकास नहीं है, हर जगह विकास ही विकास हुआ है। इन दोनों ही पक्षों की बातों की सच्चाई हमें तथ्यों के आधार पर ही पता चल सकती है। तो अब हम आपके सामने कुछ तथ्य रखने जा रहे हैं। भारत की कुल आबादी के 5% लोग गुजरात में रहते हैं और इसके पास 6% क्षेत्रफल है। जीडीपी में गुजरात 7.6% कंट्रीब्यूट करता है और लेबर फोर्स मतलब श्रम बल का 10% गुजरात से आता है और कुल एक्सपोर्ट का 22% गुजरात से होता है। तो ये सब कुछ इस स्टेट की इम्पोर्टेंस और जीडीपी और एक्सपोर्ट की परसेंटेज इस स्टेट के विकास की चिल्ला चिल्ला कर गवाही देते हैं। तो अब बात उठती है कि क्या जीडीपी ग्रोथ और एक्सपोर्ट परसेंटेज ही विकास के पैरामीटर को दर्शाते हैं, और ये बात कहाँ तक सही है कि इस ग्रोथ में गुजरात के उसी मॉडल का हाथ है जो मॉडल मोदी जी के आने के बाद से लागू हुआ। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब हम वीडियो में आगे खोजने की कोशिश करते हैं। हम इस विकास के गुजरात मॉडल को 2 भागों में बांटकर आपको समझाते हैं। पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास। अगर बात आर्थिक मॉडल की करें और आर्थिक विकास की बात करें गुजरात में, तो निसंकोच इस मॉडल का श्रेय और इस विकास का श्रेय मोदी जी और बीजेपी की सरकार को जाता है। दरअसल यहाँ के लोगों को व्यापार करना अधिक पसंद है और सरकार ने इसी पसंद को भांपा और उसका सारा फोकस व्यापार पर शिफ्ट रहा। एग्जाम्पल के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जहां जनता सरकार से डायरेक्ट संपर्क कर सकती है, सरकार की हर बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में जान सकती है, हर बिजनेस रिलेटेड परमिशंस ले सकती है और सरकार से हर चीज के बारे में पूछ सकती है बिना किसी बीच के एजेंसियों के। और इसका ये फायदा हुआ कि गुजरात में जमकर उद्योग लगे और धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ने लगा। और इसका परिणाम ये रहा कि जनता की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़कें, इन सबको तेजी से बूस्ट मिला और इनका तेजी से डेवलपमेंट होने लगा और प्रदेश में एक विकास की अलग लहर दिखने लगी। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गुजरात के लोगों को व्यापार करना ऐसे ही अच्छा लगता है और गुजरात की विकास मॉडल इतना सफल ऐसे ही हो गया। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गुजरात की जलवायु और जियोग्राफिकल पोजीशन, और दूसरी तरफ लंबी तटरेखा के कारण यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी काफ़ी आसान हो जाता है। और आज की तारीख में भारत के 1/3 समुद्री जहाज गुजरात के समुद्री तट से होकर गुजरते हैं और इसलिए विदेशी इन्वेस्टर को भी यहाँ व्यापार करना रास आता है। और अगर बात करें यहाँ के लोगों का व्यापार के प्रति झुकाव का, तो इसके भी पीछे का कारण क्लाइमेटिक कंडीशंस ही हैं, क्योंकि गुजरात जैसे राज्यों में बारिश बहुत कम होती है तो यहाँ खेती कर पाना
बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए व्यापार इनके फैमिली चेन में ही है। इनके पूर्वज भी व्यापार करते हुए आए हैं, तो इनको भी इस प्रोफेशन को अपनाने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर व्यापारी बनना भी पसंद करते हैं। और अगर डाटा की बात करें तो 2001 से 2012 तक मोदी जी के पीरियड में गुजरात की जीडीपी ग्रोथ रेट 10% रही, जो देश के जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा थी। ये सारी बातें जो अभी तक हमने आपको बताई, ये इस मॉडल का एक पक्ष है, लेकिन हम अब इस मॉडल के दूसरे पक्ष को आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी के शासनकाल में गुजरात में आर्थिक विकास जरूर मजबूत हुआ है, लेकिन इसका फायदा राज्य के कुछ ऊंचे तबके के लोगों को ही हुआ है, कुछ ऊंची जातियों को और ओबीसी की कुछ मजबूत जातियों को ही, जो जनसंख्या में कुछ ही % हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की अच्छी आर्थिक स्थिति और उनके जीडीपी में मोटे कंट्रीब्यूशन से हम ये मान लें कि राज्य अमीर हो चुका है, फिर चाहे आम जनता भूखी ही मर रही हो, तो ये कैसा आर्थिक विकास होगा? तो चलिए अब बात करते हैं सामाजिक मॉडल की। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुजरात की सरकार ने नज़र ही नहीं फेरी, जिस क्षेत्र को पूरी तरह से अनछुआ छोड़ दिया गया, जिसका विकास सिर्फ भगवान भरोसे है। नेशनल सैंपल सर्वे के 2011-12 के सर्वे के अनुसार गुजरात का वास्तविक मजदूरी दर मिनिमम लेबर वेज देश के डिसाइडेड मिनिमम लेबर वेज से भी कम था। और अब भी स्थिति में कुछ सुधार नहीं है, स्थिति अब भी उसी तरह है। जहां 2005 में पुरुषों की मजदूरी दर के मामले में गुजरात 9वें नंबर पर था, 2010 में 18वें नंबर पर चला गया। स्वास्थ्य को ले लें तो इस सेक्टर में भी ये मॉडल फेल ही होता हुआ नजर आता है। और इस तरह कई सामाजिक मुद्दे हैं जहां ये मॉडल पूरी तरह से एक्सपोज होता हुआ दिखता है। जब देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम गुजरात मॉडल के तर्ज पर पूरे देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे, तब यही डर लगता है कहीं ये आर्थिक मजबूती चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ना हो जाए और आम जनता की हालात बद से बदतर ही होती रहे। अगर गुजरात मॉडल को देश में इम्प्लीमेंट करना ही है तो उस मॉडल को करिए जो सिर्फ फाइलों में कैद है, जिसमें कहा गया है भरपूर नौकरी, कम महंगाई, ज़्यादा कमाई, तीव्र गति से अर्थव्यवस्था का विकास, क्वालिटी एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, बेटर सेफ्टी और इन लास्ट बेहतरीन जीवन। तो अब आइए बात करते हैं केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल का, जिसका डंका पीट पीट कर उन्होंने भी पंजाब जैसे बड़े राज्य में अपनी सरकार बना ली। अगर इस मॉडल को समझने की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। फ्री फ्री फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। हाँ, लेकिन कुछ बारीकियाँ भी हैं जिसको समझना ज़रूरी हैं। तो चलिए अब आगे हम आपको इस मॉडल के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। अगर आज के समय में बात करें तो दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी, 200 यूनिट तक बिजली और महिलाओं के लिए बस सेवाएं मुफ्त हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक इस मॉडल के कोर हैं। हाँ, लेकिन इस मॉडल पर लोगों का कहना है कि इस मॉडल को दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी में ही लागू करना आसान है, राज्यों में इनको लागू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन वो लोग भी काफ़ी जगह गलत और काफ़ी जगह सही हैं। अगर दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 3-3.5 करोड़ है। और अगर इसको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पर इम्प्लीमेंट करने की बात करें, जहां दिल्ली की पॉपुलेशन की 7 गुना पॉपुलेशन है, करीब 22 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वहाँ ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ऐसे राज्य जिनकी पॉपुलेशन दिल्ली के बराबर है, उन राज्यों में ये मॉडल काम भी कर सकता है। हाँ, तो इसके लिए उन राज्यों के पास दिल्ली के बराबर टैक्स रेवेन्यू भी होना चाहिए, दिल्ली के बराबर पैसा भी होना चाहिए, जिससे ये काम दिल्ली के लिए आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन हम और आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुए रिमार्केबल चेंजेस को भी नकार नहीं सकते। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ सालों में जो चेंजेस हुए हैं, उसको अगर देश के अन्य राज्य भी इम्प्लीमेंट करें तो शायद हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती। बीते कुछ सालों की बात करें तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या और रिजल्ट के परसेंटेज
दोनों बढ़े हैं। यहाँ तक कि 2020 के साल में दिल्ली का रिजल्ट परसेंटेज 98% हो गया था। 98% इस बच्चे सरकारी स्कूल से 12th बोर्ड पास किए थे। इसकी साफ तौर पर वजह दिल्ली सरकार का अपने बजट का मोटा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करना है। दिल्ली सरकार ने पिछले 6 सालों में टोटल बजट का 25% शिक्षा पर इन्वेस्ट किया है, जिसमें क्लासरूम को इंक्रीज करना हो, टीचर्स को सिंगापुर, फिनलैंड जैसे देशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना हो और सरकारी स्कूलों में ऑडिटोरियम, लेबोरेटरी और लाइब्रेरी जैसी चीज़ों की व्यवस्था करना हो। हाँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, जिसका आम आदमी पार्टी की सरकार ने खूब प्रचार प्रसार किया था, खूब प्रमोट किया था, उसकी आज हालत बिल्कुल पस्त है। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं। बहुत जगह दवाओं और वैक्सीनों की कमी है और डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ की कमी तो लगभग हर जगह ही है। चलिए अब बात करते हैं द्रविडियन मॉडल की। ये मॉडल बेसिकली तमिलनाडु जैसे राज्यों में है। सामाजिक बराबरी और हिंदी को तमिल्स के ऊपर ना इम्पोज करने के मुद्दे से शुरू हुए इस मॉडल ने आगे बढ़कर सोशल रिफॉर्म और फॉर्मिंग रिफॉर्म के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। जहां तक बात है तमिलनाडु में हिंदी के विरोध का, तो ये एक लंबी कहानी है। इसको किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। खैर, बात करते हैं अब द्रविडियन मॉडल की। अगर इस मॉडल को हम तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के शब्दों में समझें, जो इस विचारधारा के समर्थक हैं, उनके हिसाब से द्रविडियन शासन मॉडल का उद्देश्य एलोरुकुक्कम इलमम है, जो सबके लिए समान भावना से सब कुछ करने के उद्देश्य से प्रेरित है। इस मॉडल को आज़ादी के बाद से अगर हम देखें तो इसका साफ एजेंडा रहा है कि तेजी से विकास करके कुछ व्यक्तियों के पास पैसे का मोटा हिस्सा होने की बजाय सबका एक साथ विकास किया जाए। हर जाति, हर तबके के लोगों को बराबरी से ऊपर उठाया जाए। और इसी का ही परिणाम था कि आज़ादी के समय जो तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज के बराबर थी, वो 2010-11 में नेशनल एवरेज की 150% तक बढ़ गई। और फिर हेल्थ केयर की बात आती है तो तमिलनाडु में हेल्थ केयर के सेक्टर में भी अच्छा रिफॉर्म देखने को मिला है। फिर चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बढ़ाना हो या मेडिसिन और इम्यूनाइजेशन की अवेलेबिलिटी ईजी कराना हो। और दूसरी तरफ तमिलनाडु की सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसके तहत MBBS के PG के कोर्सेज पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें उन डॉक्टर्स के लिए रिजर्व की गई हो जो रूरल एरियाज में कम से कम 3 साल प्रैक्टिस किए हों। जिससे हुआ ये कि रूरल एरिया में भी लोगों को अच्छे डॉक्टर्स ईजिली मिलने लगे और उनको शहरों में डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ रहा। हाँ, लेकिन ये सब कुछ संभव हो सका है लंबे समय से चली आ रही अलग अलग अच्छी योजनाओं से, अलग अलग सरकारों के अथक प्रयासों से, उनके अच्छे कदमों से। अगर बात करें इस द्रविडियन मॉडल का विरोध करने वाले लोगों का, तो उनका कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा मात्र ही बचा है और ये खत्म हो चुकी विचारधारा को बचाने की कोशिश मात्र ही रह गई है। ऐसा इस मॉडल के क्रिटिक्स का कहना है। खैर, हर मॉडल जो हमने आपको बताया उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा था। जो देश पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो देश में निश्चित ही विकास दिखेगा। हमारा काम था आपको पक्ष और विपक्ष दिखाना, जो हमने हर मॉडल के आपको दिखाए। अब आप तय कीजिए कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा बेकार। जय हिंद, जय भारत।